नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र। आज आपसे बात करूंगा डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप जी की। मधुप जी अवधी के बड़े रचनाकार हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अवधी साहित्य के पहले अप्रतिम इतिहासकार भी हैं। अवधी में की सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो आज वो दुनिया में नहीं है। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1922 को हुआ था और वे जैसा मैंने बताया कि अवधी साहित्य को पूरी तरह से उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। कम ही लोग जानते हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप जी ने अवधी कविता के अतिरिक्त समीक्षा, आलोचना, ये सब मिला करके लगभग 25 पुस्तकों की रचना की थी। तो ये तो बहुत विस्तार में हम न जा करके आज आपसे उनकी रचनाशीलता के बारे में बात करेंगे। तो उनकी जो कविताओं की रचनाओं की नाम है क्रमशः मैं बता रहा हूँ। गांव का सुरपुर देव बनाए, ये अवधी कविता संकलन है। खेतवन का देख देख जीव हुलसे मोर, ये भी अवधी कविताओं का संकलन है। परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अवधी, आधुनिक अवधी काव्य। इसी तरह जाग रहे गांधी केर सपन, अवधी काव्य संकलन। हिंदुस्तान की झांकी, ये खड़ी बोली व बाल साहित्य का है। अवधी के प्रमुख आधुनिक प्रबंध काव्य संदर्भ के अर्थ में। आधुनिक अवधी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, ये भी संदर्भ ग्रंथ है। घास के घरौंदे, उनका अपना कविताओं का संकलन है। अवधी की राष्ट्रीय कविताएं, ये संदर्भ ग्रंथ है। और नवभारत निर्माता बाल साहित्य के लिए उनका लिखा गया संग्रह है कविताओं का। जय जय हिंदुस्तान की, ये बाल साहित्य। 12वां बापू जी कहते थे बच्चों के लिए भी लिखा उन्होंने। बच्चों का गांधी ग्राम, एक बाल साहित्य पर पुस्तक है। कुछ हवा बदलती जाती है, ये भी उनका कविता संग्रह है। पानी से पत्थर, ये गद्य काव्य है, प्रकाशित है। अवधि सम्राट जनकवि बंशीधर शुक्ल, एक आकलन, ये उनकी एक आलोचना की पुस्तक है। अवधी काव्यधारा एक संक्षिप्त इतिहास है जिसको देखकर समझा जा सकता है कि इतिहास के लेखन से पहले उन्होंने कुछ एक छोटी पुस्तक इनकी आई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। बंशीधर शुक्ल रचनावली, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्रकाशित हुई 2003 में, तो ये भी उनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। और अवधी का श्री गांधी चरितमानस द्वय, ये एक प्रकार का काव्य है, तो ये उनकी रचना है। अवधी का गांधी वाङ्मय, फिर उन्होंने एक निकाला रचना, उसमें बहुत सारे लोगों की रचनाएं लेकर के, तो ये उनका काव्य है, उनका कार्य है। और नवीन बरवय कुछ उन्होंने लिखे, वो उसमें है। सर्वमंगला एक अध्ययन, ये उनका प्रकाशित हुआ। अवधी कविता की नई लीक अंबरपुर सिधौली से प्रकाशित हुई, कोई किसी ने प्रकाशित किया होगा। अवधी के आधुनिक कवि, इस प्रकार से ये 24 ये किताबें हो गई। और 25वां जो उनका महान ग्रंथ है, जो जिसके बिना अवधी साहित्य का अध्ययन संभव नहीं है, वह है अवधी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों, बात यह है कि अवधी साहित्य का इतिहास, इस पर मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अवधी लिखने पढ़ने वाले लोग, युवा जो हमारे बीच में हैं, आ रहे हैं और नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो ये 21वीं सदी से पहले 20वीं शताब्दी में अवधी की क्या स्थिति थी, आधुनिक अवधी की, माने पढ़ीस जी के बाद बंशीधर शुक्ल और अमई काका, विश्वनाथ पाठक, इन 3-4 महान कवियों के अलावा भी बहुत सारे लोग अवधी में कविता कर रहे थे, लिख पढ़ रहे थे। और इसी के साथ साथ किस तरह की प्रवृत्तियां विकसित हो रही थी आधुनिक अवधि में, माने महाकाव्य थे, प्रबंध काव्य थे, इसके अलावा गजल लिखी जा रही थी, नवगीत कौन लिख रहा था, दोहा कौन लिख रहा था, खंडकाव्य कहाँ से आए, किस तरह प्रकार से आए। तो पूरे वैश्विक परिदृश्य में कहें, पूरे देश के परिदृश्य में कहें, तो मधुप जी का ये कार्य
अत्यंत महत्वपूर्ण है और बड़े मेहनत से वो काम किया करते थे। मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है उनको 2-3-4 बार, उनके मैं घर भी गया हूँ। तो रोटी गोदाम सीतापुर में जहाँ पर उनका घर था, तो उस एक पुस्तकालय जैसा कई मंजिला भवन था जिसमें वो उनके कक्ष थे कि ये गद्य का कक्ष है, ये कविता का कक्ष है, एक महाकाव्य का कक्ष है, और एक बकसिया रखते थे तो उसमें वो रजिस्टर निकाल के दिखाते थे कि इस सन में ये प्रकाशित हुई रचनाएं हैं यहाँ पर इस अलमारी में। तो बड़े विधिवत माने उन्होंने कैटलॉग बना करके अपनी तरह से पुस्तकों को सुरक्षित संरक्षित किया था। कई हजार पुस्तकें उनके उस घर में तब हुआ करती थी। तो बहरहाल अब वो तो वहाँ सब छिन्न भिन्न हो गया है। तो मेरा आशय आज यही आपसे बताने का है कि अवधी साहित्य का जो इतिहास खासतौर से 2010 तक का की जो रचनाशीलता है अवधी साहित्य में, उसको वो रेखांकित करते हैं। आधुनिक अवधी साहित्य पर काम करने वाले लोगों को इस पुस्तक को अपने पास अवश्य रखना चाहिए। वो 2012 में प्रकाशित हुई है ये किताब भारत बुक सेंटर लखनऊ से, और उपलब्ध है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यह सूचना। तो सबसे बड़ा काम जो अवधी साहित्य में उन्होंने किया है, उन्होंने इसके 2 खंड बनाए हैं और 550 पृष्ठों में बड़ी बृहद आकार में यह पुस्तक है। और इस पुस्तक में अवधी कविता खंड वाला जो हिस्सा है उसमें 23 प्रकरण हैं। 23 प्रकरण का अर्थात 23 चैप्टर हैं, और उन चैप्टर्स में मैंने विविध प्रकार की जो अवधी की रचनाशीलता है उसको रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। तो जैसे हम देखें कि पहला प्रकरण है, प्रथम प्रकरण तो अवधी भाषा का सामान्य परिचय उन्होंने दिया। फिर दूसरे में आरंभिक युग, उसके रचनाकार। तीसरे में अवधी की संत काव्य परंपरा, और इस प्रकार से मैंने चौथे प्रकरण में अवधी का प्रेमाख्यान काव्य। पांचवा है तो अवधी की राम काव्य धारा। छठा है तो अवधी का कृष्ण काव्य। सातवां आप देखें प्रकरण है तो इसमें है कि अवधी राम कृष्ण काव्येतर प्रबंध काव्य, राम और कृष्ण से अलग हट करके जो प्रबंध काव्य उनका अध्ययन किया गया, उनका विवरण है रचनाओं के साथ। आठवां प्रकरण है समकालीन अवधी काव्य पर रीति काव्य के नायिका भेद का क्या प्रभाव पड़ा है। नवां प्रकरण है उसमें अवधी के बरवे की काव्य में किस तरह से प्रवृत्तियां आई और उसकी परंपरा पर क्या अध्ययन है। 10वां प्रकरण है अवधी का नीति सूक्ति वाक काव्य। तो इस प्रकार से ये 10वां प्रकरण हुआ। इसी प्रकार इसमें बहुत अच्छा अध्ययन है उनका। 11वां प्रकरण अवधी की रहस्यवादी काव्य धारा को लेकर के, तो इसमें रमई काका, आमिर अली और सत्यधर शुक्ल को लेते हैं। 12वां प्रकरण है बृहत्त्रयी युग के प्रमुख कवि। अब बृहत्त्रयी पढ़ीस, वंशीधर शुक्ल और रमई काका को वो मानते हैं, उसके साथ साथ और उनके युग के कवियों को लेते हैं। 13वां प्रकरण आता है स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी चेतना का स्वदेश प्रेम। तो ये उस तरह की कविताएं हैं जिसमें गांधी आंदोलन और राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, उस समय अवधी की क्या स्थिति थी। 14वां प्रकरण वो लेते हैं अवधी का प्रगतिवादी काव्य। तो प्रगतिशील चेतना से जुड़े हुए लोग क्या लिखते हैं। 15वां प्रकरण है तो उसमें नए प्रयोग हैं, नई कविता है, नवगीत है, अगीत है, गजल है और समकालीन कविता है। माने कविता के जो आधुनिक हिंदी कविता के जो भी स्वरूप हैं लगभग वही स्वरूप अवधी कविता में भी परिलक्षित होने लगे हैं, तो वो लेते हैं। 16वां प्रकरण है ग्राम्य जीवन का अंकन, किस तरह से अवधी कविता में हो पा रहा है, उसके उदाहरण देते हुए वो आगे अपनी बात रखते हैं। तो 17वां जो प्रकरण है उसमें है प्रकृति चित्रण की दिशा क्या है। उसमें हास्य व्यंग्य भी है और तरह तरह की जो प्रवृत्तियां हैं अवधी कविता की उनको रेखांकित करते हैं। 18वें प्रकरण में अवधी का बाल साहित्य पर वो उनका काम है, बड़ा अच्छा चैप्टर है। 19वें प्रकरण में समकालीन कविता और उनके कवियों का परिचय दिया गया है। तो इस प्रकार ये 20वां प्रकरण आया। फिर बघेली साहित्य के एक अवधी के साहित्यकार, अवधी की एक शाखा है जो बघेल खंड में है, तो वहाँ के की बहुत समीपता है अवधी से और उसमें, और बहुत सारे लोग वहाँ लिख भी रहे हैं बघेली में, तो वह भी अवधी की एक बोली है, तो उसके साहित्यकारों का परिचय और उस पर दिया गया है। 21वां प्रकरण जो है उसमें अवधी कवि और उनके राज दरबार की स्थिति क्या थी,
माने अनन्या दास हैं, दिल्ली राय और अनी राय भट्ट, भानु कवि, गजराज कवि, ऐसे प्राचीन कवियों का वो यहाँ पर उल्लेख देते हैं। दरबार की क्या स्थिति थी अवधि का। फिर 22वां प्रकरण अवधि का लोक साहित्य है। तो लोक कथा है, लोकगीत है, लोक गाथा है, लोक नाट्य है, इस पर विचार करते हैं। 23वां प्रकरण आनुदित साहित्य को लेकर के है। जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के हिंदी साहित्यकार जो थे उन्होंने कुछ चीज़ें अनुवाद करके जो भेजी या उनको देखने को मिली। बहरहाल तो यह तो 23 प्रकरण अवधि की कविताओं को और उनकी रचनाशीलता को लेकर के काव्य खंड में उन्होंने इस इतिहास के ग्रंथ में विवेचित किया। दूसरा का जो खंड भाग है गद्य खंड, उस भाग में मधुप जी इस गद्य अवधि में कैसे विकसित होता है और कब से विकसित होता है, तो लगभग 50 पृष्ठों में वो इस पर चर्चा करते हैं। अवधि का गद्य अभी बहुत नया है, बहुत पहले से इस पर काम नहीं हुआ है कहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से मधुप जी का काम अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका उल्लेख मैं आज इसलिए आपके बीच में कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस पर बात अभी बहुत कम हुई है या नहीं के बराबर हुई है, तो वो होनी चाहिए। और मधुप जी का जो जीवन है वो तपस्वी की भांति बीता, सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया अवधि के लिए उन्होंने। लेकिन कोई बहुत बड़ा सम्मान पुरस्कार तो शायद नहीं मिला। हाँ, साहित्य भूषण पुरस्कार उन्हें सम्मान के रूप में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से अवश्य मिला। तो दोस्तों मैं यहीं समाप्त करूंगा। और दूसरा उनका बड़ा कार्य वंशीधर शुक्ल की रचनावली को भी माना जाता है। बहुत तन मन धन से लग करके उन्होंने वंशीधर शुक्ल जी की अवधि रचनाओं को संकलित किया और संपादित किया और उनके सुपुत्र सत्यधर शुक्ल जी के साथ मिल करके ये कार्य किया था। तो इन दो महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ और आप मित्रों से विदा लेता हूँ। तो मधुप जी की स्मृति को नमन, प्रणाम। और भारतेंदु मिश्र का अगर ये उद्योग, ये कार्य ये अच्छा लगता है तो आप इसको भी पसंद करें और चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बंधुओं, आप हमारे चैनल पर हैं। भारतेंदु मिश्र का प्रणाम।